आप सबों का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो अध्याय है 3 उसमें स्वागत है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ पर आप ये जो है इस पिक्चर को देख के आप समझ गए होंगे, ये किताब से स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो हम लोग बिना किसी देरी का अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ते चलेंगे और चीजों को समझते चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हमको समझना होगा अनुबंध क्या है और एक तरफा। एक तरफा मतलब एक ही तरफ की बात हो रही है, दूसरे तरफ की बात नहीं हो रही है। तो चलो इसको देखते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। देखो अनुबंध क्या होता है, इसमें एक शब्द है बंध। बंध का क्या मतलब है? बंध का मतलब है बंधन की हम बात कर रहे हैं। तो कहता है यह एक ऐसा बंधन था जो एक तरफा था। तो क्लियर है, दूसरे पक्ष को लाभ है और एक पक्ष को हानि है। तो हानि किसको हो रही थी? जो मजदूर थे, इसलिए इसको क्या बोला गया? बंधुआ मजदूरी बोला गया। तो जब बंधुआ मजदूरी है तो बात किसकी हो रही है? मजदूरों की। तो इसमें मजदूरों को क्या हो रहा है? कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं था, तो दूसरा व्यक्ति, इसमें जो दूसरा व्यक्ति है उसको क्या है? तो जब मजदूर होगा तो मालिक भी होगा। तो मजदूर को कोई अधिकार नहीं था और मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। यही क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाओ दाई कौन था? एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? बाओ दाई है। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कौन है। तो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दो विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दो विश्व युद्ध हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी हार हुई है? जापान की हार हुई है। जब जापान की हार होती है तो जापान क्या किया था ना, पूरे हिंद चीन में मतलब आगे बढ़ चुका था अपने देश से। वो बर्मा तक आ चुका था और भारत के कलकत्ता शहर पे भी हमला किया करता था। ये इतना आगे बढ़ चुका था। तो जब उसकी हार होगी तो वो क्या होगा? जहां तक वो पहुंच गया होगा वहां से वो हटेगा। तो वो कहां से हटना शुरू किया? हिंद चीन से हटना शुरू किया। जब वो हिंद चीन से हटने लगा तो उस दौरान क्या हुआ? जब वह हिंद चीन की सीमा में प्रवेश किया था तो वहां बहुत सारे पुराने राजवंश है जिसको उसने हराया था। तो इस राजवंश को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। मान लो कंबोडिया में वो पहुंचा, लाओस में पहुंचा, तो वहां जो राजा था उसको हरा करके वहां पहुंचा। जब वो वहां से वापस लौटने लगा तो उन पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसी पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ? एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाओ दाई। यह एक राष्ट्र का शासक बना और उस राष्ट्र का नाम क्या था? अन्नाव। क्या था? अन्नाव। तो क्लियर हो गया। हमने पहला सवाल पढ़ लिया और दूसरा सवाल पढ़ लिया। अब हम लोग क्या है? अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे हैं। तो देखते हैं हमारा तीसरा नंबर सवाल क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है? अभी हम लोग का चैप्टर का नाम ही है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहला बात है कि ये हिंदी चीनी का क्या अर्थ है। तो चलो इसको देखते हैं। कहता है 3 देश को मिला दीजिए। एक देश है वियतनाम। एक देश कौन सा है? वियतनाम। दूसरा देश है लाओस। दूसरा देश कौन है? लाओस। और तीसरा देश है कंबोडिया। तीसरा देश क्या है? कंबोडिया। का इन तीनों देश को मिलाने के बाद जो क्षेत्र बनता है उसे कोई हम हिंदी चीनी कहा जाता है, यानी हिंद चीन। और यह लगभग कितना किलोमीटर में फैला है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इन तीनों देश पे भारत का भी प्रभाव है और चीन का भी प्रभाव है, इसलिए इसको हिंद चीन कहा जाता है। क्लियर हो गया। हमने 3 क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे हैं। देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? इस पाठ से जो संबंधित है जिनेवा समझौता उसको समझना है। कहता है जिनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में हिंद चीन की समस्या के समाधान हेतु हुआ। जिनेवा क्या है? एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो यहीं पर समझौता हुआ था, इसलिए इसको हम लोग जिनेवा समझौता के नाम से जाने जाता है। तो ये जो समझौता हुआ था ये किसी काल में हुआ होगा, तो वो काल कौन सा था? 1954।
समस्या क्या था? हिंद चीन। समझौता कब होता है? जब कोई समस्या होती है। तो समस्या क्या था? हिंद चीन। तो तो और समस्या का क्या करना था? समाधान। तो अब हमको जानना है कि वो समस्या क्या था जिसके समाधान के लिए यहाँ पर इतनी बातें हुई। तो वो समझौता जो था पूंजीवादी और साम्यवादी समर्थक देशों के बीच हुआ था। एक तरफ पूंजीवादी देश थे जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरी तरफ साम्यवादी देश थे जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। तो इन दोनों देशों के बीच हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हो हुआ आंदोलन की चर्चा करें। एक आंदोलन है जिसका नाम क्या है? हो हुआ। हमको इस आंदोलन की चर्चा करना है। चलो देखते हैं। यह जो आंदोलन है, आंदोलन जो है कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो यह जो आंदोलन था यह बौद्धिक भी था और धार्मिक भी और क्रांतिकारी आंदोलन था। जब भी कोई आंदोलन होगा तो उसका कोई नेतृत्व करेगा। तो इसका नेतृत्व कर रहा था इनफुसो। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। अब क्या था? क्रांतिकारी था। तो इसके अनुयायी क्या करते थे? उग्रवादी गतिविधियों के दौरान जब आत्मदाह तक कर लेते थे, यानी कि इम्पैक्ट पड़े जनता के बीच, सरकार के ऊपर, तो दबाव डालने के लिए ये लोग आत्मदाह भी कर लिया करते थे। तो क्लियर हो गया, हमने 5 क्वेश्चन को बना लिया। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे हैं। तो ये जो था अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, हमने इसको देख लिया है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ अंग्रेजों का प्रसार देखे थे। हमारे देश में अंग्रेज का प्रसार था, लेकिन हिंद चीन का जो क्षेत्र था उसमें फ्रांसीसी प्रसार था। तो कहता है उसका वर्णन कीजिए। तो चलो देखते हैं। फ्रांसीसी व्यापारी व्यापार के उद्देश्य से हिंद चीन पहुंचे थे। देखो, यूरोप के जितने भी लोग उपनिवेश स्थापित करने के लिए जो गए थे वो व्यापार के उद्देश्य से गए थे। तो कहाँ पहुंचे? हिंद चीन। जब वो व्यापार करने पहुंचे तो उनको लगा कि शासक बनने की जरूरत है। तो धीरे धीरे, तुरंत कोई चीज नहीं होता है, तो इन्होंने अपना क्या किया? प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। प्रभुत्व स्थापित होना शुरू हो गया। तो प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया? चीन के शासक से क्या की? संधि की। फिर क्या किया? एक से जब संधि हो गई तो अन्नाम के शासक को संधि के लिए बाध्य किया। एक से इन्होंने मित्रता की और दूसरे को इसके बदौलत मित्रता करने के लिए, यानी संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ गया। प्रभाव बढ़ते बढ़ते इन्होंने क्या किया? जो कंबोडिया एक देश था उसको अपने संरक्षण में ले लिया, यानी ये मालिक बन गए। फिर इन्होंने 1883 ईस्वी में टोंकिन पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया सैन्य क्षमता से। इस प्रकार देखा जाता है कि जब 20वीं सदी आती है तो उसके प्रारंभ तक जो है पूरा हिंद चीन फ्रांसीसी शासन के अधीन आ गया। तो क्लियर हो गया, हमने पहला नंबर क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। गुड। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियार, अब जो युद्ध होता है ना, तो इसके इस्तेमाल पर मनाही है, लेकिन उस समय जो युद्ध हो रहा था उसमें रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया था और एक एजेंट ऑरेंज था, उसका चर्चा है। तो कहता है इन सभी चीजों का आप क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। तो चलो देखते हैं। रासायनिक हथियार क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। जब भी तुम रसायन शास्त्र पढ़ता होगा तो उसमें तुमने कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो स्पष्ट है कि रासायनिक हथियार जो होगा वह एक कार्बनिक यौगिक होगा। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है, इसको जब गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है तो एक बम बनाया जाता है, वो होता है अग्नि बम। जैसे देखो, कोई बम है, बम में हम लोग फटाका छोड़ते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? बम अगर छोड़ते हैं तो उसमें एक बारूद होता है, ठीक है?
फट गया, जो होना तो हो गया। लेकिन अगर वो रासायनिक बारूद हो तो उसका प्रभाव काफी विनाशकारी और शक्तिशाली हो जाएगा। तो क्या होता है, यह त्वचा से चिपक जाता है और जलते रहते हैं। जैसे देखो, बम है, बम में क्या है, बारूद है। किसी व्यक्ति के ऊपर बम मारा तो बारूद का जो प्रभाव था, बारूद उसको हानि पहुंचाया। लेकिन इसमें अगर रसायन को मिला दिया गया तो क्या हुआ ना, ये जो जला, जैसे बारूद, बारूद का जो जलने की क्षमता थी वो बढ़ गया। अब ये अगर 5 सेकंड तक जलते रहता तो अब ये 5 घंटा तक जल रहा है, ऐसा ही होगा, यानी जलते रहता। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति को कष्ट होगा। तो रासायनिक हथियार समझ गए। अब आते हैं एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज पर। अब ये था क्या, एक रसायन था जो काफी विषैला था। व्यक्ति को मारने के लिए बम था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, जो वियतनामी लोग थे वो जंगलों में छिप जाते थे। तो अब क्या था, जंगल को भी मारना था। तो जंगल को मारने के लिए एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया। तो जंगल कैसे मरेगा, जब पेड़ की पत्तियां झुलस जाएगी और पेड़ झुलस जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल किसके लिए होता था, पेड़ की पत्तियों और पेड़ के लिए होता था। जंगलों को नष्ट करने के लिए किया जाता था। अब सवाल है कि ये काम तो इसका होता था, तो इसका इस्तेमाल किया किसने। तो फ्रांस ने नहीं किया, अमेरिका ने किया। किसने इस्तेमाल किया, अमेरिका ने। अमेरिका ने इसका व्यापक उपयोग वियतनामी जनता पर किया। किस पर किया, जो जनता थी वो क्या थी, वियतनामी थी। यह इसलिए हानिकारक होता है रासायनिक हथियार, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है ना, वो कई पीढ़ियों तक रहता है। तो आज भी जो वियतनाम है उसमें जन्मजात वहाँ विकलांगता है, जो बच्चे होते हैं वो जन्मजात विकलांग पैदा लेते हैं, और कैंसर जैसी बीमारियां देखी जा रही है। तो क्लियर हो गया 2 नंबर। अब हम बढ़ते हैं तीसरा नंबर पे। हो ची मिन्ह के संबंध को संक्षिप्त में लिखें। तो देखते हैं, हो ची मिन्ह एक क्या था, वियतनामी राष्ट्रवादी और साम्यवादी नेता था। देखो, वियतनामी राष्ट्रवादी थे, यानी उसका देश कौन सा था, वियतनाम का था। और कौन सा विचारधारा उसका था, उसका विचारधारा था साम्यवादी। कोई नेता जो होगा उसकी कोई विचारधारा होगी, तो उसकी विचारधारा क्या थी, साम्यवादी। तो अब सवाल है कि ये जो साम्यवादी विचारधारा था, इसके संपर्क में वो कब आए, तो जब वो पेरिस में छात्र थे, छात्र जीवन के दौरान, तो उन्होंने साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। गुट बनाया, कहा इसकी विधिवत घोषणा होनी चाहिए। तो विधिवत रूप से उन्होंने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की। क्रांतिकारी दल है ये, क्या है, क्रांतिकारी दल है। तो ये किसी गलत बात का विरोध करेगा। तो वो गलत बात कौन सा था, उन्होंने फ्रांसीसी शासन का विरोध किया था। क्लियर हो गया। अब देखो क्या हुआ, उसके ठीक 5 साल बाद उन्हें ऐसा लगा कि क्रांतिकारी दल जो होता है ना, इसको सरकार अपराधी की नजर से देखती है। तो इनको लगा कि हमें राजनीति में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा। तो ठीक 5 साल बाद उन्होंने क्या किया, 1930 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादियों को एकजुट किया और वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। ये साम्यवादी थे, इसलिए इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है, तो उसकी समाप्ति के बाद उन्होंने घोषणा किया कि यह जो देश है वियतनाम, यह एक स्वतंत्र गणराज्य है, और कोई व्यक्ति अगर इसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा तो लड़ाई होगी। तो हमने क्लियर कर लिया, 3 नंबर भी हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। हमारा चौथा नंबर सवाल क्या है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, इन्हीं के नाम पर एक क्या है, मार्ग है। कहता है इसको बतावे। मार्ग है तो यह कोई रास्ता होगा। तो अभी तो हमने 3 नंबर में ही पढ़ा था, हो ची मिन्ह क्या है, एक व्यक्ति है, और हम मार्ग की बात कर रहे हैं, यानी यह मार्ग किसी व्यक्ति के नाम पर होगा। तो वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति ही है हो ची मिन्ह। और ये क्या थे, वियतनाम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। मार्ग किसी दो शहर को, किसी दो गांव को, किसी दो स्थान को जोड़ता है। तो कहता है कि उसी तरह से यह मार्ग जो है
उत्तरी वियतनाम के हनोई से शुरू होता है। ठीक है, शुरू हुआ, 20 से कई जगहों से गुजरा, तो गुजरने वाला जगह है लाओस और कंबोडिया। इस रास्ते से होते हुए यह कहाँ जाता है? अंतिम में पहुंचता है दक्षिण वियतनाम। यानी उत्तरी वियतनाम से शुरू होता है और पहुंचता कहाँ है? दक्षिण वियतनाम। बहुत बड़ा मार्ग है। तो मार्ग से क्या होता है? हाईवे किनारे देखना बहुत बड़ा। जब हम लोग हाईवे से चलते हैं, एक्सप्रेसवे से चलते हैं, तो क्या होता है? 4 लेन 6 लेन है, लेकिन इससे छोटे छोटे कई रास्ते जुड़े होते हैं। तो ठीक उसी तरह से इस मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी थी। और यह मार्ग कब उपयोग में लाया जा रहा था? जब क्रांति हो रही थी। तो यह मार्ग क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। क्लियर हो गया? हमने 4 नंबर क्वेश्चन को भी समाप्त कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। अमेरिकी हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। इसको चर्चा करने के लिए कह रहा है, तो चलो देखते हैं। तुम जब पढ़ोगे तो पता है, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो पूरा यूरोप बिखर गया। ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन बिखर चुका था। तो हमेशा एक के बर्बादी पे दूसरे का उदय होता है। तो यूरोप के बर्बादी के बाद किसका उदय हुआ? अमेरिका का उदय हुआ। अमेरिका एक क्या हुआ? शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। तो अमेरिका में क्या थे? सारे यूरोप के लोग ही अमेरिका में जाकर के बसे थे। तो अमेरिका, हर व्यक्ति अपनी ही जाति, अपनी ही धर्म और अपने ही जैसे लोगों का समर्थन करता है। ठीक है, तो अमेरिका किसका समर्थन देगा? फ्रांस का समर्थन देगा। तो उसने फ्रांस को हिंदी चीन में क्या किया? समर्थन दिया। क्लियर हो गया? अब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था और रूस भी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था। तो दूसरी ओर जो रूस था वो साम्यवाद का समर्थन कर रहा था और अमेरिका साम्यवाद का विरोधी बन गया था। तो क्लियर हो गया? अब लड़ाई में रूस भी घुस चुका है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ क्या है? रूस है। 1954 में एक समझौता होता है, जिनेवा समझौता। इसमें ये लोग क्या करते हैं? वियतनाम को 2 हिस्से में बांट देते हैं। वियतनाम को क्या कर देते हैं? 2 हिस्से में बांट देते हैं। क्यों 2 हिस्से में बांट देते हैं? क्योंकि एक भाग पर अमेरिका का प्रभुत्व था और दूसरे भाग पर रूस का प्रभुत्व था। तो कहा जिसका जिधर प्रभुत्व है उसके कंट्रोल में रहेगा। तो उत्तर भाग किसके प्रभुत्व में आया? रूस के प्रभाव में आया। और दक्षिण भाग किसके प्रभाव में आया? अमेरिका के प्रभाव में आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समझौता के बाद अमेरिका हिंद चीन में क्या हुआ? प्रवेश कर गया। तो क्लियर हो गया? हमने 5 नंबर सवाल को भी देख लिया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने देख लिया, लघु उत्तरीय प्रश्न को हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। 150 शब्दों में ही आंसर देना है, तो 150 शब्द ये काफी हैं। तो क्या है? पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उपनिवेश शब्द को समझो, उप जोड़ निवेश। अगर तुम शब्द को समझ जाओगे ना तो लिखना आसान हो जाता है। निवेश करना है, पूंजी लगाना है। यानी हिंद चीन में पूंजी लगा रहा है, तो कोई पूंजी लगाने वाला होगा। जब वो पूंजी लगाएगा तो चाहेगा कि हमको फायदा हो। फायदा कमाने के लिए वो लोग कुछ गलत काम भी करेगा, इसलिए इसका नाम है उपनिवेश। तो कौन था व्यक्ति निवेश करने वाला? फ्रांस। कौन था? फ्रांस। फ्रांस ने हिंद चीन में उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास इसलिए किया, क्यों किया? अब सवाल है कि फ्रांस वहां पे ही क्यों किया, भारत में क्यों नहीं किया? क्योंकि वह एशिया में डच और ब्रिटेन से पीछे था। एशिया महादेश में पहले से ही यूरोपियन में जो था डच और ब्रिटेन था, और फ्रांस भी एशिया आया। जब वो एशिया आया तो देखा कौन सा ऐसा एरिया है जहां डच और ब्रिटेन नहीं पहुंचा है, तो वो देखता है कि वो हिंद चीन का क्षेत्र है जहां वो लोग नहीं पहुंचे हैं।
तो उसने क्या किया, हिंद चीन में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नहीं की। किसने? ब्रिटेन ने। वो देखता क्या है कि ब्रिटेन जो है ना भारत में ही उलझा हुआ रह गया, और भारत सोने की चिड़िया थी, तो उसको लगा पहले जब तक हम भारत को नहीं लूटते हैं तब तक तो हम दूसरी जगह जाएंगे नहीं। तो ब्रिटेन में ही ब्रिटेन जो है भारत में ही उलझा हुआ था, तो इस कारण उसने क्या किया, हिंद चीन में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो हिंद चीन का क्षेत्र क्या हो गया, खाली हो गया। तो जैसे खाली हुआ तो फ्रांस को क्या मिला, अवसर मिला। अब सवाल है कि फ्रांस हिंद चीन जाएगा क्यों? तो हिंद चीन में जो है कोयला, टीन, जस्टा, टंगस्टन, क्रोमियम और रबर जैसे खनिज पदार्थ क्या थे, उपलब्ध थे। और ये पदार्थ जो है औद्योगिकरण के लिए क्या थे, आवश्यक थे, इसलिए औद्योगिकरण के लिए दोहन किया जा सकता था। अब सवाल है, खनिज तो है, लेकिन क्या खनिज को खान से निकाल के उद्योग तक पहुंचाने के लिए हमें चाहिए मजदूर, और फिर उससे जो उत्पाद बनेगा उसके को बेचने के लिए चाहिए बाजार। तो देखा गया कि हिंद चीन में सस्ता श्रमिक भी है और बाजार भी है, जहां सामान को बना के बेचा जा सकता है। तो फ्रांसीसी शासक ने क्या किया, वहां जो श्रमिक थे उससे एक तरफा अनुबंध किए। अब देखो, विदेश का लोग था, आया काम करने के लिए, तो कोई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। आज भी जब कोई लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी करने से पूर्व 10 पन्ना, 15 पन्ना, 20 पेज के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। तुम ही जब स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो तुमने प्रोस्पेक्टस पे साइन किया होगा। तो उसी तरह का एक अनुबंध हुआ, लेकिन ये लोग मजबूत थे, तो इस अनुबंध में उन्होंने क्या किया, श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं दिया। एक व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिला, तो इसका मतलब है मालिक जो होगा उसको सीमित अधिकार मिल जाएगा। अब सवाल है कि ये सब करने का कारण क्या था? तो कारण यह था कि जो फ्रांस था उसका उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ कमाना नहीं था कि ठीक है हम सामान बेच करके फायदा कमाएंगे। आर्थिक लाभ नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में डच और ब्रिटेन के समक्ष आ जाए। अब इसके लिए उसने क्या किया था, एक तरफा अनुबंध किया था। उपनिवेशीकरण से फ्रांस को सामरिक दृष्टि से भी मजबूती मिली। अब क्या था कि अगर वो हिंद चीन में अपना प्रभाव बना लेता तो दूसरा जगह भी वो जा सकता था, क्योंकि हिंद चीन क्या है, जो एरिया है उसके बगल में महासागर था, बगल में भारत था, उधर चीन था, तो इस हिसाब से सामरिक दृष्टि से भी उसको क्या मिला, मजबूती मिला। सामरिक बोले तो सैनिक दृष्टिकोण से। और इससे क्या हुआ, वो पूरे समूचे एशिया महादेश में अपनी स्थिति अच्छी करने में सफल हो गया। तो क्लियर हो गया, समझ करके तुम इसको बार बार लिखो, आसान होगा याद करना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। मायली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? एक गांव था जिसका नाम क्या था, मायली। चलो देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम को दो भागों में बांटा। एक भाग में साम्यवादी शासन था उत्तर में, और दूसरे में लोकतांत्रिक सरकार बनी। अमेरिका ने क्या किया, साम्यवाद को रोकने हेतु दक्षिण वियतनाम में हस्तक्षेप कर अपने सैनिक भेजे। अमेरिका साम्यवाद का विरोधी था, उसको लगा साम्यवाद को क्या करना होगा, रोकना होगा। रोकने के लिए उसको क्या भेजना पड़ा, अपना सैनिक, और वो अपना सैनिक भी भेजा। जब कोई दूसरे देश का सैनिक किसी तीसरे देश में चला जाएगा तो वह वहां क्या करेगा, अत्याचार करेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां की जो जनता थी, वियतनामी जनता, उस पर क्या हुआ, अत्याचार आरंभ हो गया। इसी दौरान एक गांव का जिक्र होता है जिसका नाम क्या है, मायली। और ये गांव जो है इनके अत्याचारों का क्या है, प्रतीक है। जब अमेरिकी सेना इस गांव में पहुंची तो उन्होंने क्या किया, पूरे गांव को वियतनामी सरकार का समर्थन माना। जब इसको समर्थक माना तो अमेरिकी सेना को लगा कि इनको पनिश करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया, जितने भी पुरुष थे उसकी हत्या कर दी, महिलाओं एवं बच्चियों के साथ। अब जो महिलाएं बच्चों बच्चे उनके साथ इन्होंने गलत काम किया, और उसके बाद उन्होंने उसकी भी हत्या कर दी।
लेकिन इस दौरान क्या हुआ ना, एक व्यक्ति था जो वहां बच गया था, उसने क्या किया ना, इस बात का हल्ला कर दिया। तो इस क्रूरता का जब उजागर हुआ तो अमेरिका का क्या हुआ, पूरे विश्व भर में आलोचना हुई। देखो, कोई भी देश की जो जनता है वो अपने देश के सैनिक को गलत करने के लिए नहीं प्रोत्साहन देती है। जब यह बात अमेरिका भी पहुंचा तो अमेरिका भी लोगों ने अपने सैनिकों के इस कृत्य का विरोध किया। अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन होना शुरू हुए। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। कौन थे? निक्सन। जब पूरा दबाव पहुंचा तो उन्होंने शांति हेतु 5 सूत्री योजना दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक योजना देते हैं, 5 सूत्री, 5 बात वो बोले थे, इससे शांति आ जाएगी। लेकिन यह प्रयास क्या रहा? विफल रहा, और अमेरिका को अंततः अपनी सेना हटानी पड़ी। प्रयास किए, विफल रहा, फिर इन्होंने हमला किया, लेकिन अंततः हर गलत चीज को हारना पड़ता है, अमेरिका को हारना ही पड़ा। तो क्लियर हो गया, हमने 2 नंबर क्वेश्चन भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, 5 सूत्री योजना दी थी। चलो इसको पढ़ते हैं। मायली गांव की घटना जब उजागर हुई तो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो गई। अमेरिका की जो छवि थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो काफी मजबूत थी, तो वो छवि क्या होगी? धूमिल हो गई, क्योंकि गलत में कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो जब इसकी छवि धूमिल हो गई, अब छवि को सुधारना था। छवि को क्या करना था? सुधारना था। तो छवि कब सुधरेगा? जब वियतनाम में शांति बहाल होगा। और शांति बहाल कौन करेगा? जो गलत कर रहा था। गलत करने वाला व्यक्ति कौन था? राष्ट्रपति निक्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो शांति कैसे बहाल होगी, उसके लिए कोई योजना देनी होगी। तो 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की गई, ठीक है। चलो उसमें देखते हैं अब क्या क्या है। पहला चीज उन्होंने कहा, युद्ध विराम किया जाए, सभी सेनाओं को युद्ध विराम कर यथास्थान पर रहने दिया जाए। जो जहां है वहीं रुक जाए, ना वो आगे हमला करेगा ना कोई दूसरे पर हमला करेगा, सब अपने स्थान पर यथास्थिति रहे। अब जो है, अब ऐसा हुआ कि जो वियतनाम की सेना है वो रुक गई, लेकिन अमेरिका की सेना फिर से हमला कर देती। तो इस चीज को देखने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक की जरूरत पड़ी कि ठीक है, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। यह बात कैसे सर्टिफाई होगा? अमेरिका मजबूत था, वियतनाम की जनता को लगा ये हम पर हमला कर सकता है, कहेगा तुम आगे मत बढ़ो, लेकिन ये हमारे एरिया में आ जाएगा। का इस चीज को देखने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक रहेंगे। इस दौरान कोई भी देश अपना सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाएगा। पहले रुक जाओ, पहले ये लोग रुकने की बात करें, रुकने के बाद बोले ठीक है हम जहां तक रुके हैं वहां से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए देखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक होगा। क्लियर हो गया। अब जितने भी बमबारी और आतंक जैसे सभी युद्ध गतिविधियों को समाप्त करने, अब जितना भी युद्ध गतिविधि है, बम चलाना, आत्मदाह कर लेना, गोली चलाना, इन सभी युद्ध की गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाए। और अंतिम उद्देश्य ये हो कि पूरे हिंद चीन क्षेत्र में संघर्ष की समाप्ति को अंतिम उद्देश्य बताया गया। ये है 5 का। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लेकिन हुआ इसका क्या? उल्टा। परंतु यह योजना अधिक समय तक नहीं चल सकी, और अमेरिका जिसने 5 सूत्री योजना को दिया था उसी ने क्या किया? पुनः बमबारी शुरू कर दी। हनोई शहर जो वियतनाम का एक शहर था, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बमबारी कभी भी खेत पर नहीं होगा, हमेशा शहर पर होता है। तो एक शहर था जिसका क्या नाम था? हनोई। इस पर बमबारी हुआ तो ये पूरा का पूरा शहर क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। लेकिन वियतनामी नहीं हारे, वो अंत तक डटे रहे। वो अंत तक क्या हुआ? डटे रहे। एक समय ऐसा आया, उस दिन का नाम था 27 फरवरी 1973। इस दौरान पेरिस समझौता हुआ। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और वियतनाम युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। और अमेरिका जो वहां डटा हुआ था, उस अमेरिका को क्या हुआ? पीछे हटना पड़ा।
और इसके पश्चात अभी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में वियतनाम बटा हुआ था, तो दोनों वियतनाम का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। तो क्लियर हो गया, हमने 3 भी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारा। फ्रांसीसी शोषण के साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की भी समीक्षा करें। देखो, कोई भी जो शासक होता है, कोई भी जो देश होता है, ऐसा नहीं होगा कि उस सारे देश में सभी लोग गड़बड़ ही हो। वो लोगों ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, या कभी कभी क्या होता है ना, गलत काम करने में हमें कुछ अच्छे काम करने होते हैं ताकि गलत काम हो सके। तो ऐसा ही फ्रांसीसियों ने किया था। तो देखो इन्होंने क्या किया था। फ्रांसीसी शासन ने हिंद चीन में अपना शोषणकारी शासन लागू किया था। क्लियर है, शोषणकारी शासन है, लेकिन पूरी जनता हमारे विरुद्ध नहीं हो जाए, उनका शासन लंबे समय तक चले, इसके लिए उन्होंने क्या किए, कुछ सकारात्मक कार्य भी किए। जैसे देखते हैं क्या, सबसे पहले उन्होंने क्या किया। देखो, कोई भी परिवर्तन हमेशा कृषि में होता है। कृषि की जो उत्पादकता है, इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग खाएगा तभी कोई काम करेगा, तो सबसे पहला जरूरी क्या था ना, कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए। तो कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने नहर निकाला। क्यों नहरें निकाला, सिंचाई, पानी जरूरी है, और जल निकासी की व्यवस्था की कि अगर कहीं किसी जमीन में पानी जमा हुआ है तो वहां से जल जल्दी से निकल जाए। जल निकासी की जब व्यवस्था हुई तो जो दलदली जमीन थी और जो अनुपजाऊ भूमि थी, वो सब क्या हो गया, कृषि योग्य बनाया गया। इसका प्रभाव क्या हुआ, 1931 ईस्वी तक जो वियतनाम था वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ। इसके साथ ही अब सवाल है, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। कैसे बन गया, परिवर्तन से। तो सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी यहाँ का चावल दूसरा देश जा रहा था, तो दूसरा देश कैसे जाएगा, उसके लिए चाहिए सड़कें और रेलवे नेटवर्क। तो सड़कें और रेलवे नेटवर्क का भी क्या किया गया, विस्तार किया गया। जब रोड बनेगी, रेल बनेगी और उत्पादन हो रहा है, तो जो संरचनात्मक विकास है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसको क्या मिला, बल मिला। तो लोगों को लग रहा होगा कि पॉजिटिव काम हो रहा है। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था। ये कार्य इसलिए किए गए थे क्योंकि औपनिवेशिक शासन के लिए ये जरूरी थे। चावल का उत्पादन उन्होंने किया, उनको चावल बेचना था तो वो रोड बनाए, लेकिन इसका क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ, बनाए वो अपने लिए थे लेकिन बना कहाँ था, वियतनाम में बना हुआ था। तो उस देश का जो बुनियादी ढांचा है उसमें क्या हो गया, सुधार हो गया। आगे आते हैं। फिर भी किसानों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। देखो, रोड बना, चावल का भी उत्पादन हो रहा है, किसानों की स्थिति में कोई विशेष सुधार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चावल जो बेचा गया उसका सबसे ज्यादा पैसा फ्रांसीसियों ने रख लिया और वो किसानों का हमेशा शोषण करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी फ्रांसीसी विकास योजनाएं हुई, वो सभी क्या हुआ, आर्थिक दोहन को बढ़ावा देने के लिए थी, जिससे व्यावसायिक हितों की पूर्ति हो सके। तो क्लियर हो गया, नंबर 4 क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन पे। क्या है, हिंदी चीन के राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंदी चीन, हिंदी चीनी नहीं, हिंदी चीन। तो चलो देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश के विरुद्ध हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। देखो, फ्रांसीसी क्या थे, विदेशी थे, तो राष्ट्रवाद की भावना को पनपना ही था। विदेशी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपेगी। धीरे धीरे जो पनपती है, तो शुरू शुरू में क्या हुआ, छिटपुट विद्रोह हुआ। पहले कुछ लोगों को गलत लगा तो उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, जापान ने क्या किया था, रूस को हरा दिया था। ये जब घटना वियतनाम के लोगों को पता चला तो उनको भी लगा कि वो भी अमेरिका को हरा सकते हैं, क्योंकि जापान एक छोटा सा देश था, रूस एक बहुत बड़ा देश था। तो आम जनता
के विचारों को बल देने के लिए हमेशा चाहिए विचारक। तो रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे विचारक के जो सिद्धांत थे, जब जनता ने इनके बारे में पढ़ा तो उनको राजनीतिक जागरूकता मिला कि अरे हमारा तो शोषण हो रहा है। तो देखो, अभी तक वो विद्रोह कर रहे थे, यानी हथियार का सहारा ले रहे थे। अब इन लोग जैसे विचारक से मिलने के बाद उनको राजनीतिक समझ भी आ गई। सैनिक समझ के साथ साथ राजनीतिक समझ भी आई कि हमको किस तरह से राजनीति करनी है। 2 विश्व युद्ध हुए। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो फ्रांसीसी लोग क्या किया ना, वहां के जितने भी मजदूर थे उसको जबरन युद्ध में ले गए और उसको आगे की पंक्ति में रखते थे, लोग मारे जाते थे। तो एक तो इनको लड़ना नहीं था, फ्रांसीसियों ने इनको आगे खड़ा कर दिया। तो जब इनकी मृत्यु होने लगी ना, तो इससे जन आक्रोश फैल गया। इतना चीज हो रहा था, लोगों में आक्रोश था। कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होता है जब तक कि एक नेता नहीं हो। उसी समय एक नेता थे, हो ची मिन, उनका प्रादुर्भाव हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पेरिस में एक साम्यवादी संगठन बनाया और कहा हम अपने देश को आजाद कराएंगे। गणतंत्र का उन्होंने सपना देखा। इसी दौरान आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व में 1930 ईस्वी के समय। जब आर्थिक मंदी आई थी तो अकाल पड़ गया था, सब चीज, पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। तो वहां 2 चीज का उत्पादन होता था, एक होता था चावल और दूसरा होता था रबर। इसके दाम क्या हुआ, गिर गया। एक तो पहले से ही वहां लोगों को कुछ नहीं था, जब दाम गिर गए तो मजदूर और किसान भी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब क्या है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इन परिस्थितियों में लोगों ने क्या किया, साम्यवाद और राष्ट्रवाद को अपनाया। उसको लगा अगर हम साम्यवाद को अपनाते हैं तो उत्पादन के सभी संसाधनों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। हम अभी मजदूर हैं लेकिन अब हम मालिक बन जाएंगे। तो सवाल है, ये साम्यवाद आएगा कैसे, जब हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जब हम अपने देश को आजाद करेंगे। अब जब ये लोग ये काम करेंगे तो जो शासक थे फ्रांसीसी, उन्होंने क्या किया, अत्याचार करने लगा। जब वो अत्याचार करने लगे तो इसके विरोध में आंदोलन और क्या हुआ, तीव्र होता गया। अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। ठीक है। इसके बाद वियतनामी क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। वियतनामी क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं संघर्ष और चेतना से राष्ट्रवाद की लहर ने स्वतंत्रता दिलाई। क्लियर हो गया। हमने इसको समाप्त कर दिया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में अगला चैप्टर देखते हैं। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।